हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है नंदन और आज हम आ गए हैं क्लास 10 के हिंदी का मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन लेकर के। ठीक है भाई, तो आज हम इसमें हिंदी का सॉल्यूशन देखेंगे। मैं एक बात बता दूं, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस इन सब का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। अब मैं बना रहा हूँ हिंदी का। ठीक है, तो इसे देखने से पहले भाई जरूर देखें। ठीक है, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि भाई ये ना लेक्चर, मतलब ये जो सॉल्यूशन है मे बी थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, लंबा हो जाए, क्योंकि आपके साथ में इसमें जो दी गद्यांश है उसे भी पढ़ने वाला है, सो वो इट टेक्स टाइम। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं ताकि ड्यूरेशन थोड़ी सी कम रहे। तो ये देखो भाई, अपठित बोध है, ये आप इसे अपठित गद्यांश पद्यांश दोनों कह सकते हैं। तो इसे हमें सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो भाई चलो पहले हम इसे पढ़ लें। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे इतना हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो लिखा है भाई, आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाता है। मतलब आप किसी भी चीज को आशा से देखो तो कोई भी नेगेटिव चीज जो है, जो आपके बाधा में मार्ग जो आपके मार्ग में बाधा बन रही है, वो ना खत्म हो जाएगा और आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है, तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है ना, पेशेंस रखना है, धैर्य विश्वास रखना है खुद पे, और खुद पे आशा रखना है, जिंदा रखना है अपनी मोटिवेशन को कि ठीक है भाई, हम एक दिन जरूर सफल होंगे, जो तुम करना चाहते हो उसमें तुम पास होगे। ठीक है, और क्या है, तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, जो कल नहीं हुआ तो वो परसों होगा। तुम्हारा प्रयत्न निष्फल नहीं जाएगा, ये इसमें कहा गया है भाई। कि आप समझ ही रहो इसका क्या मतलब है। और आगे चलिए पढ़ते हैं, और आगे लिखा है, प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के दो ऊंचे स्तंभ है। तो जीवन के दो ऊंचे स्तंभ कौन से है? तो प्रतीक्षा और आशा जीवन के दो ऊंचे स्तंभ है। चीजों को, परिस्थिति को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्से उनके अंधेरे हिस्से की ओर से मत देखो, वहां से मत देखो जहां से चीजें, स्थितियां कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती है। मतलब आपको किसी भी चीज को इस तरीका से नहीं देखना है कि वो थोड़ा सा मुश्किल लगे, आपको उसके अल्टरनेटिव से उसको पॉजिटिवली लेना है, आपको उसको पॉजिटिवली देखना है। जैसे आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, तो भाई तुम ये मत सोचो कि मैं ये जो वीडियो देख रहा हूँ इसमें से सवाल आएगा या नहीं आएगा। तुम ये आएगा ही आएगा भाई, पक्का है। तो तुम ये देखो कि मैं अगर इसे पढ़ता हूँ तो मेरा क्वेश्चन निकलेगा, अच्छे से निकलेगा। और क्या है भाई, और है, और आगे क्या लिखा है देख लेते हैं। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो, घने कांटों के बीच खिले फूलों के प्रेम के साथ देखने के लिए कांटे नहीं दिखाई देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की भी कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा विश्वास सहयोग और आशा विश्वास सहायता सहयोग और क्या है भाई यहाँ पे, और संतावना की आवश्यकता है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ व द्वेष की भावना के इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो मैं अब सपोज कर रहा हूं कि तुम्हें एट दी एंड थीम पूरा समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? तो भाई हमने क्या पढ़ा, बदलने की कुंजी है धैर्य, विश्वास और आशा। बुद्धिमत्ता और ज्ञान की बात भी नहीं हुई, उम्मीद और संघर्ष की भी बात नहीं हुई, धन और शक्ति की भी बात नहीं हुई। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी, धैर्य, विश्वास और आशा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में सुझाव दिया गया। धैर्य और महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? ये जीवन के लिए अनावश्यक है, ऐसा नहीं है भाई। ये सफलता के लिए हानिकारक है, ऐसा भी नहीं। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हाँ जी बिल्कुल ये है, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो ये होगा इसका आंसर, सी इज आवर राइट आंसर, इसका 2 का सी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। और भाई एक सेकेंड, 3 ना मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 3 नंबर
3 नंबर यहाँ से शुरू, ठीक है, याद हो 3 लिखा है ना, तो यहाँ पहला तीसरा नंबर, चीजों परिस्थिति और आपके चारों तरफ की ओर लोगों को कैसा देखना चाहिए, तो हमें कैसा देखना चाहिए, संदेह और संशय से तो नहीं भाई, ऐसे कैसे देखोगे, क्रोध और भ्रम से, घृणा और नकारात्मक से, ऐसा नहीं है भाई, ऐसे देखना चाहिए, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। ये हो गया आपका आंसर, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किस उपमा का प्रयोग चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए कहा गया है, तो ये कहा गया है ना, कांटों के बीच फूलों को पालना, इसके लिए कहा गया था, ठीक है। और क्या है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कैसा होना का चुनाव करें, आशा, विश्वास और महत्व का संदर्भ, जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो भाई ये तो बिल्कुल नहीं होगा, समाज में अच्छाई का प्रमुख स्रोत, ये भी नहीं होगा, सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास, हाँ ये हो सकता है, ये सबसे बेस्ट लग रहा है, सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास, ठीक है भाई। और आगे चलते हैं। अब आ गया, यहाँ लिखा है प्रस्तुत पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सहित उत्तर का चयन करें, ठीक है भाई। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, एक नंबर का है, 5 क्वेश्चन है, तो पहले है क्या, इसे हम अंडरलाइन करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये दो, ये हमें पढ़ना है, तो क्या है, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियो नहीं जीवन का सदृश जियो रे, ठीक है। तो ये था हमारा पद्यांश। अब आगे देखते हैं सवाल क्या पूछा गया इससे रिलेटेड। सवाल है, कभी भारतीय युवकों को, भाई यहाँ लिख दिया ऐसा, ऐसा होगा नहीं, यहाँ पर होगा कैसा, ठीक है। तो ये जो है ना ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कैसा होगा। तो कभी भारतीयों को कैसा जीवन जीने को कहता है, कायरो जैसा नहीं भाई, योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीर जैसा, हाँ ये हो जाएगा, योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा, केवल बात करने वाले बुद्धिजीवी वीर जैसा, ऐसा तो बिल्कुल भी इसमें मैसेज नहीं है। तो 6 का बी हो गया आंसर। 7th नंबर में आते हैं। 7th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पद्यांश में किसे सोम कहा गया है, तो भाई सोम ना धरा को कहा गया है। मैं अब बता दूं कैसे, इधर आते हैं, ये जो है ना, ये लाइन कि चढ़ तुम शैल शिखरों मतलब पहाड़ों पर सोम पियो रे, तो पहाड़ पर क्या आता है ना, पानी को क्या कहते हैं, धरा, ठीक है। तो दैट्स वाई इसका आंसर जाएगा धरा बोल रहा हूँ, सॉरी मैं, धार, ठीक, ये धार। नेक्स्ट, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे का क्या संबंध है, क्या संबंध है इससे, योगियों के साथ मिलकर जीने की सलाह नहीं, समृद्ध और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। तो 8 का हमारा हो जाएगा आंसर बी। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन पे चलिए, यहाँ है, इस पद्यांश में कैसे जीवन को सहारा गया है, तो विजयी जीवन को, ठीक है भाई, विजयी जीवन को सहारा गया इसमें। चलिए तो 9 का सी हो जाएगा आंसर। 10th का है हमारा 10th क्वेश्चन है, इस कविता का मूल स्वर क्या है, तो इसमें ना आह्वान किया जा रहा है, मतलब कि किसी को बोला जा रहा है कि भाई आप ऐसा करो। तो हमारे 10 क्वेश्चन हो गए भाई। अब आता है हमारा व्याकरण से सवाल। व्याकरण का है पहला क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया में जिसे सवाल पूछो और आंसर ना आए, जैसे सोनम गाना गाती है, तो सोनम क्या गाती है, आंसर आ रहा है गाना। अमन किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब। लता चाय पी रही है, लता क्या पी रही है, चाय। मोहन सो रहा है, मोहन क्या रहा है, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं। दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। चलो, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, बच्चा रोता है, भाई क्या रोता है, ऐसा तो है, ये अकर्मक हो गया। लड़का हंसता है, लड़का क्या हंसता है, ये भी अकर्मक हो गया। रीना खाती है, रीना क्या खाती है, तो हो जाएगा खाना। तो क्या से सवाल करें आंसर आएगा, तो वो हो जाएगा सकर्मक। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, सकर्मक क्रिया, ठीक है। जलद का अनेकार्थी शब्द कौन, जलद का अनेकार्थी कौन है, तो जलद का होता है भाई बादल। इसका ऑप्शन नंबर डी। 2 या 2 पदों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है, समास, समास कहलाता है, ठीक है भाई। चलो, यथा संभव कौन सा समास है, तो यथा संभव है आपका समास कौन सा, ये है अव्ययी भाव समास, ठीक है भाई।
इसका आंसर हो जाएगा ए अव्ययी भाव। नीला है जो कमल, नील कलम किस समास का विग्रह है? कौन सा विग्रह है भाई? तो ये है हमारा कर्मधारय। इसे मैं पहले आंसर टिक कर दूं, एक सेकंड। ये हमारा कर्मधारय, तो 17 का बी हो जाएगा राइट आंसर। जब वर्षा होती है तब मोर नाचता है, तो भाई इसमें तब आ गया, कंडीशनल हो गया, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। इसमें और आ जाता तो ये हो जाता संयुक्त वाक्य। ठीक है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कहते हैं कर्मवाच्य क्रिया। कर्म है तो कर्मवाच्य। बादल चांद की ओर देख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन। वन मीन्स ए, तो बादल चांद की ओर देख रहा है, तो आप उड़ा ही जाओगे। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है? ये हो जाएगा भाई अव्ययी भाव समास। तो 15 का ए अव्ययी भाव। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, नीला है कलम, नील कलम किस समास का विग्रह है? तो ये है भाई कर्मधारय समास। ठीक है भाई, तो ये है कर्मधारय समास। आगे नेक्स्ट, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, तो ये है मिश्र वाक्य। ठीक है भाई, ये है मिश्र वाक्य। और हो जाता है तो संयुक्त वाक्य हो जाता है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कहते हैं कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य। बालक चांद की ओर देख रहा है, 19 का ये हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? तो धीरे धीरे नहीं, अरे नहीं, अथवा, यस अथवा है। चलो भाई, तो यहाँ हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं हमारे लास्ट 10 क्वेश्चन पे, लास्ट 10। तो ठीक है भाई, यहाँ देखो लिखा हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो भाई चलो यहाँ पढ़ लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, अरे तुम हो उद्धव, तुम हो अति बड़बागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देहना दागी, ज्यो जल मो तेल की गागरी, बूंद न तोको लगी, प्रति नदी पौ पाऊ न बैरियो, घृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम, भोरी घूट चांटी जो पागी। ठीक है भाई, ये हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन है 21 नंबर, इस पद के रचयिता कौन है? सूरदास। बहुत इजी सवाल पहला। गोपिया किसकी अनन्य भक्त है? तो भाई गोपिया किसकी भक्त है? भगवान श्री कृष्ण जी की। ठीक है, तो कृष्णा जी की है भक्त गोपियां। 23 नंबर है, पूरे इन पात का क्या अर्थ है? पूरे इन पात मतलब कमल का पत्ता। 24 नंबर हमारा सवाल है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो इन्होंने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। ठीक है, 25 नंबर हमारा सवाल है, इसे भाई आप पढ़ लेना। आप इसे पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो एक वीडियो एक्सटेंड हो जाएगा। यह है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे भाई? तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत ना गीत गा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, भगत जी का बेटा कैसा था? तो ये था थोड़ा सुस्त और बोधा था। आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा। भगत जी की पुतोह कैसी थी? सुंदर और झगड़ने वाली? नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं थी। घर का ख्याल नहीं रखने वाली? ऐसा नहीं भाई, घर का ख्याल रखने वाली थी, मतलब घर का पूरा प्रबंधन करने वाली स्त्री थी गोविंद भगत जी की बहू। बोधा शब्द का अर्थ क्या होता है? बोधा शब्द का अर्थ का मतलब होता है मंद बुद्धि, थोड़ा सा बेवकूफ। ठीक है, निम्न अब आ गया है 28 नंबर हो गया हमारा। 29 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। सांप से डसकर भोलानाथ किसके शरण में ले लिया? सांप से डरकर, तो ये माता के आंचल में भाग गया था भोलानाथ, दैट इज माता का आंचल। बी नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। और हमारे पास आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? तो भारतीय की मेहमान नवाजी पर? बिल्कुल नहीं। सरकारी तंत्र पर? बिल्कुल यस। तो सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। ठीक है भाई, तो आप इसे याद रखें, सरकारी तंत्र पर। तो ये था भाई आज आपके 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे, आज हमने इसे कवर कर लिया है। तो आज हमने कवर किया बेसिकली इसके ना ऑब्जेक्टिव। ठीक है भाई, तो मैं तुरंत ही इसके ना सब्जेक्टिव भी लेकर आने वाला हूँ।
जो कि बहुत बहुत धुआंधार तरीके से लाऊंगा। सब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छा लगेगा वो वाला, ठीक है भाई। तब तक के लिए मुझे इतनी देर से गौर से सुनने के लिए थैंक यू भाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, अपना रिव्यू जरूर दें, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है भाई। चलो तब तक के लिए मिलता हूँ, सब्जेक्टिव का आंसर लेकर आऊँगा उस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।